ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहला लेक्चर आपका था कॉमन ह्यूमन डिजीजेस था, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर था इम्यूनिटी, और तीसरा चैप्टर इसमें हमने एंटीबॉडीज पढ़ा था, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर और उसका जो टाइप्स है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सारी चीजें पढ़ी थी। और थर्ड में हमने पढ़ा है इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा है। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ये है 4th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एड्स एंड कैंसर। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस वजह से होता है? दिस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमारी डिफेंस मैकेनिज्म हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। इसका जो वायरस है दैट इज नोन एज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। दिस इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, मतलब ये डिजीज बाय बर्थ डिजीज नहीं है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड लास्ट 25 years 25 million persons were killed। ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था 1981 में, और इसे माना जाता है कि ये डिजीज जो है वो मंकीज के थ्रू ह्यूमन बींग्स में आई है, और इससे अब तक 25 मिलियन पीपल्स किल्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एक टाइप का रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब क्या होता है? रेट्रोवायरस मतलब होता है जिसका जेनेटिक मटीरियल RNA है, DNA नहीं है। वायरस में या तो RNA होता है या तो DNA होता है, दोनों कभी एक साथ नहीं होते हैं जेनेटिक मटीरियल में। यहाँ पे RNA है जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। दो ही चीजें होती हैं, दो ही कंपोनेंट होते हैं वायरस में, जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन कोट होगा। तो इसमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल है, और बाहर की ओर ये कवर्ड है प्रोटीन कोट से। इंक्लूड्स 2 आइडेंटिकल RNA स्ट्रैंड्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच इज enclosed बाय प्रोटीन कोट। इसमें डायग्राम देखिए, डायग्राम में 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, ठीक है। 2 RNA स्ट्रैंड्स होते हैं, ये भी RNA स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA स्ट्रैंड्स होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA स्ट्रैंड्स, और ब्लू कलर से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पहले RNA से DNA बनेगा। क्यों बनेगा RNA से DNA? जब तक ये DNA नहीं बनेगा तब तक ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट करने के लिए RNA का DNA में कन्वर्ट होना जरूरी है, इसलिए ये एंजाइम यहाँ पर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और बाहर की ओर प्रोटीन कोट है, जो इसके बाहर है, इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर, जिसे हम कहते हैं ये कैप्सिड। कैप्सिड बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। ये बाहर की जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? कैप्सिड। ये भी मटेरियल, ये मटेरियल भी, ये सारा प्रोटीन है, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। GP90, GP120, ये जो होता है ये कंजर्व्ड प्रोटीन है जो हर HIV में पाया जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बीच में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 स्ट्रैंड्स होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा और कैप्सिड होगा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर किसी का ब्लड, HIV पॉजिटिव वाले का ब्लड जो है वो नॉर्मल पर्सन में चला जाए
तो वो ब्लड के थ्रू उसमें हो जाएगा, या फिर ब्लेड या रेजर के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन मॉस्किटो के थ्रू नहीं होता है। ये भी आप सोच सकते हो कि एक मॉस्किटो ने पॉजिटिव वाले को काटा, फिर नेगेटिव वाले को काट लिया, तो उसको एड्स हो जाएगा क्या? इसकी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जितने देर में वो ट्रांसफर करेगा उतनी देर में वो सलाइवा में वो वायरस डेड हो जाता है। ठीक है, तो मॉस्किटो के थ्रू ऐसा चांस नहीं है। अगर बहुत मिली सेकेंड्स में, एक को काटा अगले को तुरंत काट दिया मिली सेकेंड्स में, तो चांस हो सकता है। ये चांस बहुत कम है, 1% के करीब है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मच्छर को पता है कि हमको देना है एड्स। ठीक है, अगर उसको पता होता तो कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांस है। मिली सेकेंड्स में अगर उसने ट्रांसफर कर दिया तो चांस बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है? ये पॉजिटिव इनहेरिटरी कैरेक्टर की वजह से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है प्लेसेंटा के में जो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है मदर और फीटस के बीच में, उसके वजह से हो रहा है। इसलिए हम इसको कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं कहेंगे। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब है कि डीएनए के ट्रांसफर के वजह से अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है तो उसे कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। लेकिन अगर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के वजह से हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है, तो इसे कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं कहेंगे। तो एचआईवी कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। आपको मतलब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बाय बर्थ तो ये भी है, तो बाय बर्थ वाले डिजीज को हम कॉन्जेनाइटल कहते हैं, लेकिन इसमें बाय बर्थ तो हो रहा है, लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है, इसलिए कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। इट टेक्स few months to few years, 5 to 10 years इसके सिम्टम्स डेवलप होने में इतने साल लग जाते हैं, बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब क्या है? टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स इसकी होती हैं मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एचआईवी की टारगेट सेल्स क्या हैं, टी हेल्पर सेल्स या मैक्रो एंड मैक्रोफेजेस। क्वेश्चंस मैक्रोफेजेस के लिए नहीं पूछे गए हैं, टी हेल्पर सेल्स के लिए पूछे जा चुके हैं। ठीक है, HIV first bind to the receptor on host macrophage where fusion of HIV takes place। यहाँ सबसे पहले ये जो HIV वायरस होते हैं, जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, उनमें ब्लड में जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, उन सेल्स के ऊपर, ठीक है, सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना, जहां पर आकर के कोई माइक्रो बाइंड करता है या कोई फॉरेन मटेरियल आकर के बाइंड करता है, इन रिसेप्टर्स पे आकर के ये एचआईवी वायरस बाइंड करते हैं सबसे पहले मैक्रोफेजेस पे। ठीक है, अब ये आरएनए जो है ये रिलीज कर देते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब ये रिलीज करते हैं, उसके बाद इस जो आरएनए अंदर आया है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के वजह से जो वायरस अंदर आया, वायरस का जो आरएनए अंदर आया, ये आरएनए से क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए बना, ये डीएनए जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल का जो डीएनए है, इससे ये इंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, फॉरेन डीएनए और होस्ट सेल का डीएनए ये दोनों इंटीग्रेट कर जाएंगे, ये दोनों इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों इंटीग्रेट कर जाएंगे तो अब जब ये इंटीग्रेट करने से फायदा क्या होगा? इंटीग्रेट करने से फायदा ये होगा क्योंकि जो ट्रांसलेशन की मशीनरी है, प्रोटीन बनाने की मशीनरी है, वो वायरस तो अपने साथ लेके आया नहीं है, उसने वो बस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लेके आया है और आरएनए लेके आया है। कैप्सिड तो बाहर ही चल रह गया, सेल के अंदर नहीं आता है कैप्सिड। ठीक है, जो प्रोटीन पोर्शन है, ग्लाइकोप्रोटीन पोर्शन है, वो बाहर ही रह जाता है। केवल आरएनए और आरएनए से अटैच्ड रहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये सेल के अंदर आते हैं। जब ये सेल के अंदर आए, कैप्सिड बाहर रह गया, अब वायरस अपने साथ कोई ट्रांसलेशन की मशीनरी लेके नहीं आया है, प्रोटीन बनाने की मशीनरी लेके नहीं आया है। अगर ये इंटीग्रेट नहीं होगा सेल के डीएनए से, तो क्या होगा? सेल के डीएनए से इंटीग्रेट नहीं होगा, तो अब इस आरएनए से फिर कोई प्रोटीन नहीं बनेगा।
तो डीएनए बन गया, डीएनए बन करके ये सेल के अंदर इंटीग्रेट हो गया। जब सेल के अंदर इंटीग्रेट हो गया तो अब जो सेल के अंदर ट्रांसलेशन की मशीनरी है, जो एंजाइम्स हैं जो कि ट्रांसलेशन के लिए यूजफुल हैं, वो सारे मिलकर के अब इस वायरस के डीएनए से क्या बना लेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन कैप्सिड बन जाएगा। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड बन गया। अब इस तरह से कई बार रेप्लिकेशन अगर होगा तो ढेर सारे रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। अब ये जो डीएनए जब इंटीग्रेट हो गया तो जिस तरह से सेल का रेप्लिकेशन, सेल के डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? जब रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसलेशन होगा, बाकी डीएनए का ट्रांसलेशन होगा तो इसका भी ट्रांसलेशन होगा, इसका भी ट्रांसलेशन होगा, कैप्सिड बन जाएगा। कैप्सिड बन गया, आरएनए उसमें है ही है। अब ये इंटीग्रेटेड डीएनए जो है ये फिर से आरएनए बनाएगा और कैप्सिड इसको कवर कर लेगा चारों ओर से और कंप्लीट वायरस बन जाएगा। ठीक है, viral DNA enters host nucleus and integrates with the host DNA transcription. New viral RNA forms viral genome and some translates into cytoplasm to form viral proteins. ठीक है, viral protein and RNA move to the surface and buds of new HIV. अब ये सेल के अंदर जब ये वायरसेस बन गए विथ अ कैप्सिड, अब ये बर्ड के फॉर्म में बाहर निकलेंगे सेल्स में। कौन सी सेल्स है, मैक्रोफेजेस की बात हो रही थी, मैक्रोफेजेस पे इसने अटैक किया, तो ये जो है ये बर्ड्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे ये HIV वायरस। अब ये HIV वायरस ये पहुंचेंगे हेल्पर टी सेल्स पे, यहाँ पर ये रेप्लिकेट करेंगे और बहुत सारे वायरसेस बनाएंगे। ठीक है, तो इस और जो टी सेल्स जो होंगे, TH सेल्स जो होंगे, TH लिम्फोसाइट्स जो होंगी, ये धीमे धीमे डेड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसने मैक्रोफेजेस पे अटैक किया। मैक्रोफेजेस पे अटैक किस लिए किया, मैक्रोफेजेस पे अटैक किया अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, वहां पर ट्रांसलेशन किया, अपना प्रोटीन कोट बना लिया। अब इसके बाद ये बडिंग करके बाहर निकला और टी हेल्पर सेल्स पे अटैक किया, जो कि टी हेल्पर सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इसी को डायग्राम से देखिए रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 1, फ्यूजन ऑफ HIV टू द होस्ट सेल ऑन द सरफेस। होस्ट सेल आपका, ये होस्ट सेल कौन सा सेल है, ये मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस पे ये इसने अटैक किया। मैक्रोफेजेस पे अटैक करने के बाद कैप्सिड बाहर ही रह गया, यहाँ पे बाहरी कैप्सिड रह गया और अंदर केवल आरएनए गया। ठीक है, आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज गया। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ये आरएनए जो है ये डीएनए बना लिया, वायरल डीएनए बना लिया। अब ये वायरल डीएनए ये सेल के न्यूक्लियस में गया। ठीक, सेल के न्यूक्लियस में जाने के बाद इसने ये ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया है ये सेल का डीएनए है। ये सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया, उसके बीच में घुस गया, इंटीग्रेट कर गया। फिर उसके बाद इसमें रेप्लिकेशन हुआ और फिर ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन होने के बाद उसका कैप्सिड बन गया, ये सारे कैप्सिड बन गए। आरएनए उसका बन गया, रेप्लिकेट हुआ, ट्रांसक्राइब हुआ। अब इसको कवर करके इसने कंप्लीट बना लिया वायरस और ये बडिंग के फॉर्म में, इस तरह से बर्ड्स के फॉर्म में ये बन गए और ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये कहाँ अटैक करेंगे, अब ये अटैक करेंगे TH सेल्स पे। सिम्टम्स क्या है, HIV अटैक हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, रिडक्शन ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट जो कॉज करेंगे सीवियर सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी के लिए और बी लिम्फोसाइट किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनो डिफिशियंसी के लिए। जो आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर जो था जिसमें इम्यूनिटी हमने पढ़ा था, उसमें बताया गया था ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है और सेलुलर इम्यूनिटी क्या है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एंटीबॉडीज का बनना, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज बनाती कौन सी सेल्स हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
और सेल इम्यूनोडिफिशियंसी के बहुत सारी सेल्स इंटीग्रेट होकर के ये फॉरेन मटेरियल को किल करती हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि करती है टी सेल्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि टी सेल्स किसके लिए इन्वॉल्व हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए या इसकी सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। तो टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, और बी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। लेकिन टी सेल्स बी सेल्स की मदद करती हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, सिम्टम में और क्या है, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, क्योंकि जब बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाएगी तो कोई भी डिजीज होगी तो उसमें डिजीज में पहला सिम्टम बॉडी क्या देती है, फीवर, वीकनेस, तो ये तो होना ही होना है। हाईली ससेप्टेबल टू माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स लाइक टैक्सोप्लाज्मा। अब बॉडी जो भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट स्पोर्स होंगे या प्रेजेंट बैक्टीरियाज होंगे या फंगस होंगे, उनका अटैक होना स्वाभाविक है, क्योंकि बॉडी उसके अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज बना पा रही है ना उसकी फैगोसाइटोसिस कर पा रही है, तो इस वजह से वो डिजीजेस कॉज होंगी। अब हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के स्पोर्स बहुत ज्यादा हैं, हम जिस एनवायरमेंट में हैं, तो इस ट्यूबरकुलोसिस का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के स्पोर्स हैं ज्यादा हैं, तो अगर बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा, सबसे पहले अटैक के चांसेस जो होते हैं इंडिया में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं। 90% डेथ एड्स में ट्यूबरकुलोसिस के वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अटैक यही करता है, और लंग्स में इन्फेक्शन है तो लंग्स में इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी रेट अगर प्रभावित होगी, उस पर इफेक्ट होगा तो डेथ जल्दी होती है उससे। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स के अपेक्षा अगर रेस्पिरेटरी रेट में प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेशन में दिक्कत है तो उसमें डेथ के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। तो जो ज्यादा जो इफेक्ट करता है हमारे देश में, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्टेड पर्सन बिकम अपॉर्चुनिस्टिक टू इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन उनको हो सकता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस हमने बताया था कि एलाइजा मैकेनिज्म से, एलाइजा टेक्निक से करते हैं। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इसमें क्या करते हैं, इसमें बताया था एक प्लेट होती है जिसे टाइटर प्लेट कहते हैं। इस प्लेट्स में बहुत सारे वेल्स होते हैं, इस तरह के 96 वेल्स होते हैं, इस तरह के वेल्स होते हैं। इन वेल्स के, अगर ये एक वेल है, ठीक है, इन वेल के सरफेस पे एंटीबॉडी को चिपका दिया जाता है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी कैप्सिड के जो प्रोटीन है, कैप्सिड का एक प्रोटीन GP120, इस जो है मतलब GP120 प्रोटीन, इसका जो एंटीबॉडी होगा, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगा उसको केमिकली सिंथेसाइज करके और इन वेल्स के अंदर हम स्टिक कर देते हैं। ठीक है, और इससे अटैच होता है हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम। अब इन वेल्स में जब हम डालेंगे अपना सैंपल, सैंपल क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग का जिसका भी हमें टेस्ट करना है उसका सीरम होगा। ठीक है, उसके सीरम को डालेंगे, अगर उसके अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब HIV वायरस प्रेजेंट है, GP120 प्रेजेंट है, तो वो आकर के इसे बाइंड कर लेगा। ठीक है, जब ये बाइंड कर लेगा, अब इस HRP का हम क्या, इसका सबस्ट्रेट उसमें डाल देते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। अगर ये बाइंड किया हुआ है तो ये इसे अटैच रहेगा, वॉशिंग से निकलेगा नहीं। अगर बाइंड नहीं किया है तो ये वॉशिंग के थ्रू निकल जाएगा और सबस्ट्रेट डालने पर ये कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। तो अगर कलर चेंज शो कर रहा है, मतलब कि जो हमने सैंपल डाला है उसमें एंटीजन था, इस वजह से ये कलर चेंज शो कर रहा है। अगर शो कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा है मतलब उसमें एंटीजन नहीं था। कलर चेंज शो किया मतलब जिस पर्सन का भी वो सैंपल था वो पॉजिटिव था। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स,
कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी चलाई जाती हैं जो थोड़ी बहुत इफेक्टिव होती हैं, जो कि टोटली इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं ये अपना स्ट्रेन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस इनके आरएनए में आते हैं, जिसकी वजह से जब आरएनए में चेंज आएगा, एक आरएनए ही है इनके पास, और उसके वजह से फिर ये डीएनए जो बनाएंगे उसमें चेंज आएगा, डीएनए की वजह से इसके कैप्सिड के कोटिंग में भी चेंज आएंगे। तो एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि कंजर्व्ड पार्ट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, ड्रग कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। तो इस तरह से इन ड्रग्स को लेकर के, एंट्रोवायरल ड्रग्स को लेकर के हम जो है वो केवल कुछ टाइम बीइंग के लिए और उस पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा करके आइसोलेटेड चैम्बर में रख सकते हैं, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, लेकिन उसको क्योर करना मुश्किल है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, educating people to generate awareness among them. National AIDS Control Organization NACO and other non-governmental organization, इन्होंने अवेयरनेस शुरू करने का काम किया लोगों में। कैसे कर सकते हैं? WHO has started a number of programs making blood safe for HIV। जो भी ब्लड बैंक में ब्लड रखे जाते हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि उसको एड्स या RH पॉजिटिव, ये दोनों टेस्ट श्योर किए जाते हैं कि ये ना हो उसमें। इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंजेस, पहले ज्यादातर जो है निडल और सिरिंजेस डिस्पोजेबल नहीं यूज किए जाते थे, उनको ऑटोक्लेव किया जाता था, सैनिटाइज स्टेरलाइज किया जाता था, लेकिन अब 100% डिस्पोजेबल निडल्स ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, free distribution of condoms for reducing the sexual interaction, controlling drug abuse। ड्रग एब्यूज से क्या मतलब है? ड्रग एब्यूज से जैसे जो इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग लेते हैं उसमें शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से उसमें वो चांसेस होते हैं। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV एंड ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जहाँ पे है ये डिजीज उस एरिया का, उसकी पॉपुलेशन का रेगुलर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज ये हो गया आपका एड्स। नेक्स्ट डिजीज है कैंसर। कैंसर इज ऑल्सो नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। कैंसर का मतलब ही क्या होता है कि सेल की ग्रोथ में कोई चेक ना हो। चेक कैसे नहीं होता है? जैसे सेल साइकिल आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, पता नहीं याद है कि नहीं याद है, कौन कौन से उसमें फेजेस होते हैं सेल साइकिल में? G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज। ठीक है, जब इन फेजेस से एक फेज से दूसरे फेज के बीच में आता है, तो G1 से जब G2 में एंटर करता है वहां पे चेक पॉइंट होता है। ठीक है, चेक पॉइंट का मतलब है कि कुछ प्रोटीन, सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये बताती हैं कि क्या सेल तैयार है G1 से G2 में एंटर करने के लिए। G2 से S में आता है तो कुछ सिग्नल प्रोटीन्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो ये बताती हैं कि क्या सेल प्रिपेयर है G2 से S फेज में एंटर करने के लिए। तो अगर ये चेक पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, जो सिग्नल प्रोटीन्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाए, जो सेल को सही से ना बताएं कि सेल की प्रिपरेशन है कि नहीं नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए, तो क्या होगा? सेल में लगातार डिवीजन होने लगेगा। ठीक है, जब सेल में लगातार अनचेक्ड डिवीजन होने लगे तो वो क्या कॉज करेगा? कैंसर। ठीक है, कैंसर इज ऑल्सो नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब है कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा सेल्स की ग्रोथ हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये सेल्स जब एक जगह ट्यूमरस ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा सेल्स हो जाती हैं, तो इनमें से कुछ सेल्स उस टिश्यू में से रिमूव होकर के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकती हैं और वहां पर भी ट्यूमर कॉज कर सकती हैं, जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, considered as one major cause of death all over the world,
कैंसर कैन बी इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉल्ड कार्सिनोजेंस। जिस भी चीज से कैंसर कॉज होता है उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। चाहे वो रेज हो या पेस्टिसाइड हो या हेर्बिसाइड हो, कोई भी चीज हो जिसके वजह से कैंसर कॉज हो रहा है, दैट दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस। मोस्ट कॉमन कैंसर्स वर्ल्ड वाइड: ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक, सर्वाइकल और कोलोरेक्टल, ये वुमेन में है। मेन में ये सारे हैं, ठीक है। मेन में सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है, और फीमेल में सबसे ज्यादा होता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। ये 2007 का डेटा है, जिसमें कि डेथ सबसे ज्यादा लंग कैंसर के थ्रू हुई थी, मेल और फीमेल मिला करके। Causes of cancer: normal cells transformed into cancerous neoplastic cells, जो by physical, chemical और biological agents, they are known as carcinogen. Normal cell carcinogenic cell में change हो जाए। neoplastic cells means undifferentiated cells, जो कि लगातार डिवाइड कर सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल। तो नॉर्मल सेल अगर इस तरह की सेल में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कैंसरस सेल या नियोप्लास्टिक सेल, जो किसकी वजह से हो सकता है, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में क्या आ जाएगा, फिजिकल एजेंट्स में आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रे, ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। केमिकल एजेंट्स पता ही होगा आप लोगों को, टोबैको, स्मोकिंग, सोडियम एजाइड, मिथाइल इथेन सल्फोनेट, ये सारे केमिकल एजेंट्स हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स बहुत सारे वायरसेस के थ्रू भी होता है। कैंसर कॉजिंग वायरस जिसको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। ऑन्कोजेनिक वायरस में ध्यान से सुनिएगा, जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं उनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। ऑन्को का मतलब, ऑन्को टर्म ही जो है वो कैंसर के लिए होता है। ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ द साइंस एंड वी स्टडी अबाउट कैंसर, दैट इज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोजेनिक वायरस इन वायरसेस को कहेंगे जो कि कैंसर कॉज करते हैं। इनमें जीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन, एक टाइप का जीन। वायरस में केवल कैंसर ही का जीन तो होगा नहीं, और अपने पर्पस के लिए भी जीन्स उसमें होंगे, लेकिन जो जीन कैंसर कॉज कर रहा है दूसरे ह्यूमन बीइंग में या प्लांट में, उनको हम क्या है कहेंगे, ऑन्कोजीन। दैट इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नियोप्लास्टिक सेल, मतलब ये क्या करते हैं ऑन्कोजीन्स, ये नॉर्मल सेल्स को चेंज कर देते हैं नियोप्लास्टिक सेल में, कैंसरस सेल में। सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स in normal cells when activate leads to oncogenic transformation of normal cells. हर सेल में, ह्यूमन बीइंग के हर सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल में होते हैं, मतलब कैंसरस सेल में नहीं, और नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं अगर इनके ऊपर वायरस, जो ऑन्कोजेनिक वायरस है अगर इन्फेक्ट करता है, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये एक्टिव ऑन्कोजीन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्टिव ऑन्कोजीन में जब चेंज हो गए, अब ये जो सेल्स हो गई ये कैंसरस हो गई, नियोप्लास्टिक हो गई, अब इनमें डिवीजन लगातार होगा, ठीक है, और ये मैलिग्नेंट हो जाएंगी। Cell growth and differentiation is highly controlled and regulated, which is lagged in cancer cell। ये मैंने बताया कि बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से सेल साइकिल में चेक लगा होता है कि वहां पर डिवीजन होना है कि नहीं होना है। अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में सेल साइकिल चलती रहे तो मेन कॉज इसका ये है। नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब होता है, जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल सेल्स डायग्राम में दिख रही हैं, ये ब्लू कलर वाली ये नॉर्मल सेल्स हैं। अब इनको अलाउ कर दिया गया सेल कल्चर में ग्रो करने के लिए, ठीक। जब इनको अलाउ कर दिया गया सेल कल्चर में ग्रो करने, तो एक लेयर ये बनाई सेल कल्चर में
सेल्स का एक लेयर बनाई। जब सेल्स ग्रो करती हैं तो उनके बीच में कांटेक्ट होता है, ठीक है, एक दूसरे की वॉल से ये जुड़ती हैं सेल मेम्ब्रेन से। जब इनके बीच में कांटेक्ट होता है तो उस कांटेक्ट के वजह से सेल्स में एक सिग्नल जाता है जो बताती है कि सेल को अब ग्रो करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये कांटेक्ट के वजह से इस एडिशन सेल सेल के एडिशन के वजह से जो सिग्नलिंग है वो डिस्टर्ब अगर है वहां पे और वो नहीं बता पा रही है सेल्स को कि अब ये मतलब कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, सेल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेयर बन गई है, अब हमें डिवाइड नहीं होना है, तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, तो सेल बढ़ती जाएंगी लेयर टू लेयर, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट होने की वजह से, अब ये जो दूसरी वाली है ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, मतलब कैंसरस सेल है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो चुका है। ये सेल्स लगातार ग्रो कर रही है, अब देखिए लेयर बाय लेयर ये ग्रो करती जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, ठीक है। तो ये दो रीजन है, एक तो सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स अगर डिस्टर्ब हो जाए तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, और अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाए तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। Cancerous cell appear to have lost this property. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells which are known as tumors. ठीक, नॉर्मल एंड कैंसरस सेल। नॉर्मल सेल को देखिए, नॉर्मल सेल में प्रॉपर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल है। नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या होगा, जब ये जो न्यूक्लियस होगा ये भी डिवाइड करते जाएगा, सेल के साथ साथ डिवाइड करते जाएगा, क्योंकि डिवीजन इतना तेज हो रहा है कि साइटोप्लाज्म भी नहीं ग्रो कर पा रहा है और न्यूक्लियस भी प्रॉपर नहीं ग्रो कर पा रहा है। तो दोनों ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये इरेगुलर इन शेप एंड साइज हो जाएंगे, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ये भी कंप्लीट नहीं होंगे। बेनिग ट्यूमर मतलब होता है कि अगर ट्यूमर, दो ट्यूमर, अभी मैलिग्नेंट ट्यूमर हमने बताया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब कि जो ट्यूमर है उसकी सेल्स वहां से रिमूव हो करके ये ब्लड स्ट्रीम से होकर के दूसरे पार्ट में भी चली जा रही हैं, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। लेकिन अगर जो अर्लियर स्टेज होती है, अर्लियर स्टेज ट्यूमर की होती है, जो जहां पर है वहीं पर है, कहीं और कैंसर नहीं हुआ है, ठीक है, तो कहीं और कैंसर नहीं हुआ मतलब एक जगह पे ट्यूमर है, वहां पर अगर सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाए प्रॉपरली, कोई भी कैंसरस सेल छूटने ना पाए, तो वो कैंसर जो है वो क्योरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर ये बेनिग ट्यूमर मैलिग्नेंट में चेंज हो गया, मतलब अब इसकी जो ये टिश्यूज जो हैं ये फट गए और जो सेल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आ गई हैं, तो वो अनक्योरेबल हो जाता है उस टाइम पे कैंसर। तो प्रीवियस स्टेज जहां पर कि कैंसरस सेल्स एक ही जगह पर हैं, एक ही ऑर्गन में टिश्यू पर हैं ट्यूमर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं बेनिग ट्यूमर, ठीक है। बेनिग ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड टू अदर लोकेशन, ठीक। Benign tumor that can be changed into malignant tumors. Mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells, ये वहां से टिश्यूज से हट गई और ब्लड स्ट्रीम में आ गई। These cells grow very rapidly, invade and damage surrounding tissue. जहां जहां पे ये जाएंगी अपने साथ इन वायरसेस को लेके जाएंगी और वहां के ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करेंगी। कैंसरस सेल्स एस्केप फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जहां पे ये बन रही हैं वहां से ये एस्केप हो गई, दूसरे जगह पे गई, डिस्टेंट प्लेसेस बाय ब्लड, wherever they get lodged make the normal cell cancerous, जहां जहां जिस ऑर्गन में जाएंगे उन सेल्स को ये कैंसरस बना देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस मतलब होता है अमीबा के टाइप का मूवमेंट, दैट इज नोन एज मेटास्टैसिस। अमीबा का मूवमेंट कैसे होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है ना, तो इसी को हम कहते हैं मेटास्टैसिस। इस तरह का मूवमेंट ही इसमें भी पाया जाता है, जो ट्यूमरस सेल्स जो होती हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में ब्लड के साथ साथ फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटास्टैसिस।
डिटेक्शन ऑफ कैंसर, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, tissue and blood and bone marrow test for increased cell count, ल्यूकीमिया अगर सेल काउंट WBCs का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है कैंसर के टाइम में, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं बाय बायोप्सी मेथड। बायोप्सी मेथड क्या होती है? बायोप्सी मेथड के थ्रू हम एलिमेंट्री कैनाल में अगर कहीं पर कैंसर है तो उसको बायोप्सी के मेथड के थ्रू चेक करते हैं। इसमें एक वायर होता है जिसके आगे छोटा सा एक कैमरा जैसा लगा होता है, ठीक है, उसको गले से मुंह से डालते हैं, जहां जहां ये जाता है पेट तक, इंटेस्टाइन तक, वहां वहां के इमेज जो है वो कंप्यूटर में डॉक्टर देख करके बताते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बायोप्सी के थ्रू भी चेक करते हैं। Biopsy of piece of suspended tissue cut into thin section is stained and examined under microscope. अब जहाँ पे लग रहा है कि कैंसर है, कुछ ट्यूमरस ग्रोथ दिख रही है, तो वहाँ के टिश्यू को ले करके उसके बहुत पतली पतली, जैसे आपने मोनोकॉट डाइकॉट रूट का स्लाइस काटा था ना चेक करने के लिए, उसी तरह के इन टिश्यूज के स्लाइस काट दिए जाते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। रेडियोग्राफी लाइक एक्सरे, सीटी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, MRI, इनके थ्रू भी चेक किया जाता है। एक्सरे से जो होती है वो 3D इमेज हमें मिल जाती है इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे अल्ट्रासाउंड अगर करना है, अगर एब्डोमिनल पार्ट का है तो अल्ट्रासाउंड में भी कौन सी रेज यूज होती है? एक्सरे यूज होती है। MRI, magnetic resonance imaging using strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in living tissue. MRI करते हैं, MRI में हम मैग्नेटिक फील्ड्स यूज किया जाता है और उसके थ्रू इमेजेस लिए जाते हैं, ठीक है। इसका नाम जान लीजिए, प्रोसेस बहुत नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें यूज क्या हो रहा है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, जैसे एलाइजा है, एलाइजा मेथड ही है ये कि एंटीबॉडीज अगर हमें पता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिजाइन कर ली गई, तो एलाइजा के थ्रू उसके प्लेट्स में एंटीबॉडीज को डाल करके और हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट जो होती है वो बायोप्सी टेस्ट ही होती है। अगर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं तो पहला टेस्ट बायोप्सी होता है, बायोप्सी के बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद ये सारे टेस्ट आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अगर बेनिग ट्यूमर है, अगर वो मैलिग्नेंट में चेंज नहीं हुआ है तो उसको हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस के थ्रू, सुना भी होगा अपने रिश्तेदारों में कहीं पर रेडियोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो होती है रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी दवाओं के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, एंटी कैंसरस एजेंट्स के थ्रू जो कैंसरस सेल्स हैं उनको किल किया जाता है। लेकिन ये दोनों थेरापीज, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि जब कैंसरस सेल्स को डेड किया जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी नॉर्मल सेल्स भी डेड हो जाती हैं, जिसके वजह से इन ट्रीटमेंट के चलने से लोगों के बाल पूरे गायब हो जाते हैं, जितने हेयर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर बहुत सारा मुंह के अंदर जैसे छाला पड़ जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर ये दवाएं चलती हैं तो। सर्जरी, ट्यूमर सेल्स आर सर्जिकली रिमूव, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि शुरुआत में ही अगर पता चल जाए तो ट्यूमर सेल्स को निकाल दिया जाता है। अगर वो ऑर्गन निकलने लायक होता है, जैसे वुमेन में अगर यूट्रस पार्ट में, सर्वाइकल पार्ट में अगर ट्यूमर होता है तो सर्वाइकल पोर्शन को ही, ट्यूमर को ही नहीं, पूरे सर्वाइकल पोर्शन को ही काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस मतलब ज़्यादा सेफ साइड ये है कि अगर वो अननेसेसरी ऑर्गन है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसकी नहीं है, तो उस पोर्शन को ही निकाल देते हैं। रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज, ये बता दिया। कीमोथेरेपी में कैंसरस सेल्स को किल करते हैं, स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टिश्यूज। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट्स,
हेयर लॉस, एनीमिया, नॉर्मल सेल्स भी इफेक्टिव होंगी इससे, इस वजह से ये प्रॉब्लम होगी। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी इसमें अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स रिलीज करती हैं। इंटरफेरॉन्स फर्स्ट इफेक्ट जो नॉर्मल सेल्स का होता है अगेंस्ट कैंसर वायरस, किसी भी वायरस के अगेंस्ट पहला इफेक्ट जो होता है सेल्स का, ये इंटरफेरॉन्स रिलीज करती हैं इन वायरस से लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज नहीं वर्क करती हैं और इस पे, तो इनमें जो सेल्स होती हैं ये क्या रिलीज करती हैं? इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स भी बाहर से अगर दिया जा रहा है तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। ठीक है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तीनों ही देने पड़ते हैं अगर वो इसके स्टेजेस प्रोलॉन्ग स्टेज में है तो। रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल डेथ, अपटेक ऑफ ट्यूमर सेल्स बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग एपीएस। अब ये ट्यूमर सेल्स जो डेथ हुई हैं ये एपीसी, ये मैंने बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं ये सेल्स किसी फॉरेन मटेरियल को, जो भी वायरस या पैथोजन है, इसको लेती हैं और ये प्रेजेंट करती हैं टी सेल्स पे। ठीक है। तो ये एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब ये इस पे ये जो सेल्स हैं जो डेथ हो चुकी है जिनकी इन वायरस की वजह से, ये ले जाएंगी, प्रेजेंट करेंगी किस पे? टी सेल से। ये रेड कलर से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ये है टी सेल से। अब ये टी सेल्स ये इंटरैक्ट करती हैं। टी सेल्स मैंने बताया था ये एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, फिर ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ये किसी फॉरेन मटेरियल से मतलब इंटरैक्ट करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। लेकिन अगर ये जो वायरस है तो वायरस के केस में एंटीबॉडीज तो काम करेगा नहीं। उस केस में क्या होता है? टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। टी सेल्स कैसे इन्वॉल्व होती हैं? टी सेल्स सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व होती हैं। एपीसी सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये कैंसरस सेल्स को, जो सेल्स डेथ हो गई जिनकी कैंसर के वजह से, ये इससे बाइंड करेंगी और इसको प्रेजेंट करेंगी टी सेल्स पे। ठीक है। अब टी सेल्स इसको इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में जो एंटीजन है उससे इंटरैक्ट करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है। ये आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का।